हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देखो, आज की तारीख है 15 मार्च और क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन जो रिपोर्ट है। 191 दिन लगे हैं और 18,626 पन्ने की जो रिपोर्ट है वो रामनाथ कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी है। कमेटी के पैनल मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और देखो, जस्ट इलेक्शन से कुछ दिन पहले जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है, इलेक्शन का डेट आने वाला है, तभी ये रिपोर्ट्स जो है हमारे सामने है, रेडी हो चुकी है। देखो, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स है, इसके पीछे गवर्नमेंट कई दिनों से और कई सालों पहले ऐसा हो चुका है इंडिया के अंदर। बट ये अभी गवर्नमेंट का एक कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग स्टेप था टुवर्ड्स दिस। तो ये अभी तैयार होके आ गया। दूसरा, इसके अलावा मैं एडिटोरियल का आर्टिकल डिस्कशन करेंगे। देखो, वैसे तो ये आर्टिकल जो नीचे वाला आर्टिकल है अर्बनाइजेशन से संबंधित है। और आज की डेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं या जो सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है उसके और प्रीवियस टाइम में जो डेवलपमेंट हुआ था उसको मिला करके क्रिटिसाइज करने वाला अगर हम कहें कुल मिला के, तो इसमें से पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, उसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब ये आर्टिकल बहुत ही अपना अच्छा है और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने वाली है जजमेंट। जो एससी कम्युनिटी है उसके अंदर जो सब कास्ट है उसके रिगार्डिंग ये रिजर्वेशन का मामला है, तो इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, आपको बता दें जो भारतीय जनता पार्टी की जो 32 पार्टियां हैं जो उनके साथ एनडीए ग्रुप में है और अदर भी जो कुछ ग्रुप में नहीं है, उन सब ने इसे एक्सेप्ट किया है अभी। और कुछ कुछ जो पार्टियां हैं वो बिल्कुल भी इसको अपोज कर रही हैं। बट ये देश हित में है, तो चूंकि इलेक्शन का टाइम है और सभी राज्यों का अपना अपना इशू है, सभी राज्यों का टाइम पूरा होने वाला है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो कुछ का इलेक्शन कैसे हो पाएगा, सभी का अपना एक माने कंसर्न है। तो उस रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स होंगे जिसे हम देखेंगे। बट समहाउ हम देखेंगे कि 1952 से 52 और 1967 के टाइम में भी बहुत हाई लेवल कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि जो चुनाव है वो एक साथ ही होने चाहिए। और कई समय तक चुनाव एक साथ हुए भी थे। ये दो बार जो है चुनाव एक साथ ही हुए थे। एक बार 7 राज्यों के आसपास साथ में चुनाव हुआ था सेंटर का, और एक बार पूरे जो है सेकेंड टाइम में सेंटर और स्टेट का साथ में चुनाव हुआ था। उसके बाद चुनाव साथ में नहीं हो पाए हैं। देखो, ऐसे बात करें वर्तमान में तो पूरे भारत में जो चुनाव 5 साल में होता है सेंटर का, और अलग अलग राज्यों में जो 5 साल चुनाव चलते रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल कहीं ना कहीं चुनाव तो रहता ही है। तो इससे कुल मिला करके लगभग 800 दिन जो होता है 5 साल में, यानी 365 डे इंटू 5 आप कर लो, एक दो दिन घटा देना, मान के चलो 5 का। ठीक है, तो इतना जो दिन होता है ना, समझ गए, मतलब 5 साल में आधा साल तो जो है वो चुनाव में ही निकल जाता है देश का। तो डेवलपमेंट का काम बहुत बाधित होता है। तो दैट्स वाई वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्री रामनाथ कोविंद जी इसके चेयरपर्सन थे, हाई लेवल कमेटी थी। और इसके अंदर मैंने बताया आपको कि बहुत सारे मेंबर्स थे जिसमें आपके यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी थे। ठीक है, तो अभी गुलाम नबी आज़ाद थे। और देखो, ये बात हो गई कितने पन्ने की रिपोर्ट थी। और 2023 में इस कमेटी का गठन किया गया था। लगभग 191 दिन लगे हैं। ये रिपोर्ट के साथ साथ कुछ जो है ना फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चंस भी होंगे लोगों के, उसको एड्रेस करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ आंसर और क्वेश्चन की सेशंस भी डॉक्यूमेंट के अंदर रखे गए हैं। गवर्नमेंट का ये प्रपोजल था। नाउ कुछ पार्टियां जो कि बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है राइट नाउ, या उनके साथ रह चुकी हैं, उनका समर्थन लगभग प्राप्त है। जिसमें हम देखेंगे कि हाल फिलहाल में जो बिहार के अंदर सरकार बनी है एनडीए की, जेडीयू समर्थन दे रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे शिवसेना। शिवसेना सेना वो वाली शिवसेना जो गवर्नमेंट के साथ है, शिरोमणि अकाली दल जो अभी सरकार के साथ नहीं है, बट स्टिल उनका एक्सटर्नल सपोर्ट तो रहता ही है शुरू से। अदर्स जो पार्टियां हैं वो, ठीक है, इधर जो एआईडीएमके पार्टी है तमिलनाडु के अंदर, फिर ऑल इंडिया अन्ना द्रविडियन। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में है, वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है। कुछ पार्टियां हैं जो नहीं है फेवर में, जैसे कि टीएमसी हो गई, कांग्रेस हो गई, राइट। उसके बाद आम आदमी पार्टी हो गई, एसपी हो गई, बीएसपी हो गई। देखो, ये सब पार्टियां वोकल होके कहेंगी क्योंकि अभी राज्यों का भी चुनाव होना है। बट ये ऑल टुगेदर देश हित में है, कैसे इसे हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ये जो हम डिस्कस कर रही है हमारे सिलेबस जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मुद्दा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन तो ठीक है, ये साइमल्टेनियसली इलेक्शन का क्या तात्पर्य है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ही साइमल्टेनियस इलेक्शन है। तो लोकसभा
सभी राज्यसभा और सभी राज्यसभा के अंदर जो लोकल बॉडीज हैं, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, आपको याद होगा 1992 में। तो जो हमारी लोकल बॉडीज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई थी, म्यूनसिपालिटी और जो पंचायती राज सिस्टम है, वहाँ भी इलेक्शन साथ में ही होंगे। यानी अगर हम कहें कुल मिलाकर के जो तीनों टीयर है गवर्नमेंट का, जिसमें फर्स्ट टीयर जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, टीयर टू जिसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट को हम काउंट करते हैं, और थर्ड टीयर जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, लोकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, तो सभी के सभी लेवल की चुनाव जो है वो एक साथ ही कंडक्ट कराई जाए, दैट इज अ साइमल्टेनियसली इलेक्शन। और इसके बाद हम बात करेंगे क्या ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो मैंने बताया आपको नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। 1957 में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मैसूर, मद्रास, ठीक है, बिहार, बॉम्बे, तो ये कुल मिलाकर के 7 ऐसे राज्य थे जिनका सेंटर के साथ ही इलेक्शन हुआ था। ना उसके बाद में हमने देखा कि अलग टाइम में 1967 के टाइम में जनरल इलेक्शन जो हुआ था, तो उसमें भी बहुत सारे राज्यों का, लगभग सारे राज्यों का चुनाव जो है साथ ही साथ हुआ था। उसके बाद फिर सेंटर और जो स्टेट के चुनाव है वो अलग अलग हो गए। तो क्या ऐसे चुनाव के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, तो देखो इसके दो स्टेप्स होंगे। क्योंकि जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जनरल इलेक्शन और स्टेट का इलेक्शन। जबकि राज्यों के अंदर जो लोकल बॉडीज का चुनाव होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। ये आपको पता होगा, आपने पॉलिटी पढ़ी है तो जो पहला है उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, कोई नीड नहीं है किसी भी तरह का रेक्टिफिकेशन लेने का किसी स्टेट से। क्योंकि वो तो आराम से सेंटर का, वो तो आप कह सकते हैं कि सेंटर के इलेक्शन के साथ स्टेट इलेक्शन कराने के इलेक्शन कमीशन के हाथ। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक दाव पेच आता है कि जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से 5 साल कंप्लीट करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन राज्य को देता है। तो यहाँ पे एक जो संस्था है उसकी कार्य और जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है उसके जो कार्य करने की जो क्षमता है वो आपस में टकरा रही है, तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा वो यहाँ पे चैलेंजिंग चीज होगा ना। दूसरा जो चीज होगा वो है रेक्टिफाई कर पाना कि जो लोकल लोग हैं या जो लोकल रिप्रेजेंटेशन हमारी बॉडी, म्यूनसिपालिटी हो या पंचायती राज हो, वहाँ पे कैसे एक साथ इलेक्शन कंडक्ट हो पाएगा। और दूसरा चीज आएगा इलेक्शन कमीशन के सामने, वो ये है कि वोटर लिस्ट कैसे वो तैयार कर पाएंगे, क्योंकि जो सेंटर का वोटर लिस्ट होता है आम चुनाव के टाइम में, लोकसभा चुनाव के टाइम में, वो प्रिपेयर करवाना, साइड बाय साइड जो राज्य का चुनाव होगा उसकी वोटर लिस्टिंग प्रिपेयर करवाना, एंड नाउ उसके बाद जो लोकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी वोटिंग लिस्ट तैयार करवा पाना। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड काम होगा जिसको इलेक्शन कमीशन को कंडक्ट करना पड़ेगा। नाउ इसमें हम देखेंगे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनका भी कंसल्टेशन लिया जाएगा, और रिक्वायरमेंट हो पड़ेगी इसमें, क्या कहते हैं, 1.5 जो हमारे राज्य हैं, यानी 50% ऑफ द स्टेट, 50% प्लस वन, और यह कह सकते हैं कि 2/3 मेजोरिटी से सभी राज्यों के अंदर जो है ये चीज़ें पास होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। अगर हम बात करेंगे कि अगर मान लो हंग असेंबली हो जाता है, यानी किसी भी पार्टी को पूर्णतः सीट नहीं मिल पाती है, तब क्या कंडीशन बनेगा। मान लो चुनाव हो भी गया उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके या किसी भी तरह से सरकार गिर जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर से फ्रेश इलेक्शन होगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि फिर से फ्रेश इलेक्शन होगा, और जो डेट दिया जाता है ना कि 6 महीने का, 6 मंथ के अंदर अंदर चुनाव होना है, तो 6 मंथ के अंदर अंदर चुनाव होने का प्रोविजन होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट पड़ता है, जैसे कि जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर, या जो अदर जैसे टीचर्स वगैरह हो गए, अदर एम्प्लॉय हो गए गवर्नमेंट के जो इलेक्शन ड्यूटी पे लगते हैं, मैन पावर का यूज़ होता है, पोलिंग पर्सनल बनते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का यूज़ होता है, और जो वीवीपैट या फिर ईवीएम्स का इतना सारा यूज़ होता है, तो वो एक चैलेंजिंग चीज़ होगा एक साथ जब कंडक्ट कराएंगे। मैसिव स्केल पे इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। नाउ पर्पस क्या है, देखो सबसे ज़्यादा पर्पस की अगर हम बात करें ना, तो आप देखो अभी जो 2014 में चुनाव हुए थे ना, उस टाइम पे ना बहुत एक्सपेंडिचर हुआ था, लगभग 3,870 करोड़ का खर्चा हमारे आया था। लेकिन जब भी 2019 का चुनाव हुआ तो अकेले बीजेपी ने ही 27,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया था इलेक्शन में, और टोटल जो इलेक्शन का खर्च हुआ था वो 60,000 करोड़ का हुआ था। तो हमारे यहाँ इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च होता है, और 2024 का इलेक्शन कहता है कि 1 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली जो है वो पूरे भारत में ऑल जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सभी के सभी खर्च करने वाली हैं इस इलेक्शन में। 1 करोड़ मतलब 1 ट्रिलियन, 1 करोड़ मैं बोल रही हूँ,
1 ट्रिलियन से के लगभग हमारे यहाँ पैसा खर्च होने वाला है। तो इस मैसिव स्केल पे अगर पैसा खर्च होता है, डू यू थिंक कि इसका कितना बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पे? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सरकार इसलिए चाहती है एक साथ इलेक्शन करवाएं। और दूसरा क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होगा वो लागू हो जाएगा। जैसे मान लो कोई राज्य है, वो अभी इस साल इलेक्ट हुआ है, और ये अगर नेक्स्ट चुनाव जो है साथ में ही होना है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो इस राज्य की जो कार्य करने की शक्ति थी ना 4 साल, वो खत्म हो जाएगी। अब वो फिर से यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन में वो चला जाएगा। कोई राज्य 2 साल अभी काम किया, उसको 3 साल बचा हुआ काम करना, किसी ने 3 साल किया हुआ, उसको 2 साल बचा हुआ। तो इस तरीके से जहाँ पे 4 साल तक काम हो चुका, 1 साल बचा हुआ, उनके लिए तो ठीक है फिर भी। लेकिन इसका रिवर्स कर लो, जहाँ पे 1 साल ही हुआ इलेक्शन हुए, उनके 4 साल बचे हुए, वहां पे आप फ्रेश इलेक्शन कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन देखने को मिलेगा ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एक और चीज है, इसका दूसरा रिपिकल्सन भी देखिए। क्योंकि मैंने पहले डिस्कस किया कि 800 दिन, पूरे 5 साल में 800 दिन हमारे यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। देश के पूरे हिस्से में कहीं ना कहीं, कोई ना कोई हिस्से में, किसी राज्य में, किसी राज्य के उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में, या फिर पंचायत के चुनाव में, या म्यूनसिपालिटी के चुनाव में, कुल मिलाकर के 800 दिन हमारे देश के किसी न किसी हिस्से में काम नहीं होता है, जिससे गवर्नेंस बहुत प्रभावित होता है। लेकिन अगर एक साथ हो जाएगा तो ये इफेक्टिव हो पाएगा ना। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस पर लगातार स्ट्रेस होता है, बराबर चुनाव होते रहता है, कहीं ना कहीं मैन पावर डिप्लॉय होते रहते हैं। तो एक बार हो जाएगा तो इसका मैसिव स्केल पे प्लानिंग करके, और जो है एक साथ करके, हम अपने मैन पावर का यूज दूसरे कार्यों में कर सकते हैं। लीगल कंसर्न आएंगे इसमें। लीगल कंसर्न क्या है? देखो, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट और जो स्टेट इलेक्शन, स्टेट के अंदर जो इलेक्शन साथ में होते हैं, सेंटर और स्टेट के, इसमें चैलेंजेस आया था। चैलेंजेस ये था कि जो स्टेट है, उनकी भी अपनी पॉलिटिकल लिगेसी है, उनका भी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, उनकी भी रोल्स हैं कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, सोशल, एजुकेशनल और जो कल्चरल लाइफ है, वो यूज़ कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर है कि वो जिस दिन से सरकार में आए, उस दिन से 5 साल तक कंटिन्यू कर सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक कंसर्न के रूप में सामने आएगा। बट वेयर इज द मीड पाथ? जब हम बात करेंगे देश हित में, जब हम बात करेंगे देश में 1 ट्रिलियन जो हमारा पैसा खर्च होगा, आने वाले समय में और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, और ज़्यादा पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा, इतने ज़्यादा मेन पावर का यूज़ होगा। 800 दिन, आज चुनाव, इतना कंपटीशन है, इतना सोशल मीडिया इतना ज़्यादा मतलब जो है इन्फ्लुएंस करता है, इतना कंपटीशन है अमंग द पॉलिटिकल पार्टी। तो 800 दिन क्या, आने वाले समय में तो हजार हजार दिन जो है प्रिपरेशन ही होता रहेगा। और अगर 1600-1700 दिन लगभग 5 साल में काम करने का दिन होता है, छुट्टियों को हटा दे कुछ कुछ, तो आप समझो कि 1000 दिन तो काम ही करेंगे। मैंने छुट्टी, इलेक्शन की तैयारी ही होगी, तो 500 से 600 दिन ही जो है वो राज्य सरकारें या सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत में 5 साल ही काम हो पाएगा, 500 या 600 दिन ही काम हो पाएगा। तो ये कितना ज़्यादा हमारे लिए प्रोडक्टिव है। तो ये लीगल चैलेंजेस हैं, बट बीच का रास्ता भी होगा जिसपे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। लिख के मत आ जाना ये वाला, ये लीगल कंसर्न है, बस यही लिखना। ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने हैं कि अगर क्वेश्चन में लीगल लीगल कंसर्न लिखा रहे कि लीगल कंसर्न है, तो फिर क्या हो सकता है। सजेशन अगर हो तो सजेशन के पॉइंट पे आप इस बात को लॉजिक के तौर पे दे सकते हो। फिजिबिलिटी क्या है? देखो, जो रिकमेंडेशंस हैं लॉ कमीशंस की, उसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। लॉ कमीशन कहता है कि अगर हम साथ में करते हैं चुनाव सेंटर और स्टेट का, तो हमें 5 जो हमारे लॉज हैं, आर्टिकल्स, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। 83, 85, 172, 174 और 356 में। 82, सॉरी 83 का जो सबसेक्शन 2 है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का 172 है, वो कहता है कि लोकसभा और स्टेट सभा, स्टेट की जो असेंबलीज होती है, उनका जो 5 साल का टर्म होता है, वो उसे पूरा कर सके, इसकी गारंटी वो देता है, अनलेस कि बिना किसी कारणवश वो डिसॉल्व हो सके। तो ये वहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी कारणवश ये डिसॉल्व होगा जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन होगा। जिस भी साल ये लागू हो, उस साल ये करना पड़ेगा। साइड बाय साइड आर्टिकल 356 में भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे।
लॉ कमीशन का 2018 का जो ड्राफ्ट था, साइमल्टेनियसली इलेक्शन अगर कंडक्ट होता है तो उसके लिए सजेशन ये था कि 50% जो स्टेट है उनको रेटिफाई करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, तभी ये हो पाएगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी ये लागू नहीं कर पाएगी जब तक कि जितने भी हमारे राज्य हैं उसका 50% जो राज्य है वो इसके लिए हामी ना भर दे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना होगा। क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है? देखो, नेगेटिव पॉइंट एग्जाम में आपको लिखने आएंगे, एक्सरसाइज करना होगा वन नेशन वन इलेक्शन को, तो आप क्या पॉइंट यूज कर सकते हो? आप बोलोगे कि इसमें वोटर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्योंकि जब जब लोकसभा का चुनाव होगा और जब राज्य का चुनाव होगा तो राज्य के मुद्दे पीछे पीछे रह जाएंगे और सेंटर का चुनाव का जो मुद्दा होता है ना वो इंटरनेशनल होता है। मतलब इंडिया पाकिस्तान सिक्योरिटी स्पेस है ना, फॉरेन डिप्लोमेसी, इस पे चुनाव लड़ा जाता है। जबकि राज्य का चुनाव जो होता है वो अलग चीज़ों पे होता है, लोकल मुद्दों पे होता है, तो वो एक जो है डिवोल्वेट हो जाएगा। लोकल मुद्दे जो है वो जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, वो डाइल्यूट हो जाएंगे, डी हाइफन कर दिया जाएगा। फेडरलिज्म के लिए एक अच्छा नहीं है, फेडरल जो पावर है राज्यों का वो खत्म हो जाएगा। ये निगेटिव है। अगर आपको बोला जाए इसके पॉजिटिव में आप रिप्लाई करो, पॉजिटिव बताओ कि ये फेडरल के अगेंस्ट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? तो अब आप ये बोलोगे, देखो, ऑल्दो जो राज्य सरकार है उनको भी 5 साल पूरा करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। ऑल्दो जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी इलेक्शन कंडक्ट करवाने का पावर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उसी से मिलता है। ऑल्दो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको भी पावर जो है लॉ बनाने का पावर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। नौ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वेलबींग होना चाहिए इंडिया का और इंडिया के लोगों का। तो इंडिया और इंडिया के लोगों का वेलबींग किस में है? 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा खर्च हो जाए इलेक्शन में, 800 से प्लस दिन हमारा खर्च हो जाए इलेक्शन में, या इन चीज़ों को हम प्रिजर्व कर सकें, बचा सकें और देश हित में लगा सकें। सोचना होगा, है ना? तो बीच का रास्ता आपको खुद दिखाई देगा कि क्या हो सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन फेडरल के अगेंस्ट नहीं है। अगर ऐसे आर्गुमेंट आपको देने पड़े, इस पॉइंट का यूज आप कर सकते हो। हाँ, अब आप बात करेंगे कि ये डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म, जैसा मैंने आपको बताया, देखो डेमोक्रेसी के तो खिलाफ नहीं है, बिकॉज दोनों ही केस में जो है वो चुनाव जनता के द्वारा ही होगा। बट फिर भी आप बोल सकते हो कि जो रियल सेंस होता है ना डेमोक्रेसी का वो डाइल्यूट होगा, मतलब मुद्दे छूट जाएंगे, लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि अगर राज्य को मालूम चल जाए कि इस बार जो है इलेक्शन होना है, एक साथ ही होना है, तो उस दिन से राज्य सरकार जो है ना वो अपने इलेक्शन की तैयारी में लग जाएंगी, रेदर की काम पे फोकस करेंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये पहले साल होगा, ये आपको ध्यान देना है, ये पहले साल होगा। लेकिन जैसे ही इस मतलब फर्स्ट टर्म हो गया तो फर्स्ट टाइम में ये हो जाएगा। सेकेंड टर्म जो चुन के आएगी सरकारें, तो सेंटर की सरकार हो या जो ऑल स्टेट की सरकार हो या जो ऑल लोकल बॉडीज की सरकार हो, उन सभी के पास सफिशिएंट टाइम रहेगा काम करने का, और वो जो है आराम से 4.5 साल काम कर सकेंगी। और लास्ट का जो 5 महीना होगा वो जो है आपका चुनाव का टाइम होगा, और आपस में राज्यों के बीच में भी कंपटीशन होगा, सेंटर और राज्य के बीच में भी कंपटीशन होगा। तो एक तरीके से जो कंपटीशन होगा वो फ्रूटफुल होगा इंडिया के लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान देनी है। कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया बात करते करते, बट इतना जो डिस्कशन हमारा हुआ इसी में हो गया है कवर, बट स्टिल हम लोग देख लेते हैं। आप ये बोलोगे, देखो, ऑल्दो वन नेशन वन इलेक्शन एक जो है फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर और जो हमारे लीगल जो इश्यूज हैं उसको एग्जामिन करके जल्दी से जल्दी इसको जो है स्टैब्लिश किया जाए, और जो भी रिकमेंडेशंस आते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने होंगे हमें उसे एग्जामिन करना चाहिए, और राज्यों के साथ मिलकर के साइमल्टेनियसली इलेक्शन को हमें करना चाहिए, सो दैट हम सेफगार्ड कर सके अपनी जो अपनी कंट्री है, उन उसके अंदर डेवलपमेंट इंश्योर कर सके, है ना, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सके, और जो हमारा गवर्नेंस हो इफेक्टिव हो, फेडरल पॉलिटी हमारी जो है वो बरकरार रहे, बैलेंस अप्रोच हम ला सकें, है ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है दोनों के पावर बैलेंस रह सके, तो ये हमारा वे फॉरवर्ड होगा।
जो दूसरा आर्टिकल हमें कवर करना था, ये आर्टिकल हम दो पेपर को मिला के कवर करेंगे। एक तो द हिंदू का आर्टिकल है, दूसरा दी वायर का आर्टिकल है। तो दी वायर के आर्टिकल्स के कुछ पॉइंट्स होंगे और कुछ पॉइंट्स जो है द हिंदू के होंगे। देखो ये जो है ना, इंटर ग्रुप कास्ट रिजर्वेशन से संबंधित है। देखो पूरा मुद्दा क्या है, बेसिकली ये मुद्दा ना पंजाब का है। तो पंजाब के अंदर ये केस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जो है रविंदर सिंह, ये मुद्दा शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी है पंजाब के अंदर, उसके अंदर जो अदर सब कैटेगराइजेशन है, जैसे कि वाल्मीकि कम्युनिटी हो गई और जो मजहीब सिख हो गए, ठीक है। तो जो मजहीब सिख हैं और वाल्मीकि कम्युनिटी है, ये एससी में है, लेकिन एससी के अंदर ही वो अति पिछड़े हैं। तो उनके रिजर्वेशन से संबंधित है। ऑलरेडी पंजाब की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 2006 में बिल पास किया था जिसमें 50% जो रिजर्वेशन है वो एससी और एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए रखा था। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस की राजनीति, और ये क्या हुआ था कि एससी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन करके उन्हें स्पेशल रिजर्वेशन दे दिया गया था, जो कि मुद्दा चला गया कोर्ट में और कोर्ट ने इसे जो है वैलिड नहीं करार पाया। और उसके बाद यहाँ पे फिर ये मुद्दा जाता है हाई कोर्ट में, और उसके बाद फिर वो मुद्दा हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। लेकिन हाई कोर्ट में जब जाता है तो इसे स्टक डाउन कर दिया जाता है, ये कह के कि सिमिलर मुद्दा जो है वो आंध्र प्रदेश कोर्ट के पास आया था, और आंध्र प्रदेश कोर्ट जो है उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, स्टक डाउन कर दिया था। हालांकि इस मैटर में, देखो इस मैटर में जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, और जो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, और जो पंजाब गवर्नमेंट की जो एडवोकेट जनरल हैं, इनका आर्गुमेंट सेम है। बट अपोजिशन की तरफ से जो है हम देखेंगे, अपोजिशन जो पार्टी है कोर्ट के अंदर, उसके वकील है कपिल सिब्बल, और उनका ये कहना है कि नहीं, एससी के अंदर भी सब कैटेगरी होती है और सब कैटेगरी को रिजर्वेशन जायज है। जबकि इधर कहना है कि नहीं, एससी एक होमोजेनस कम्युनिटी है, इसके अंदर सब कैटेगराइजेशन रिजर्वेशन जायज नहीं है। तो ये दो लॉजिक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये समझेंगे कि देखो मुद्दा चूंकि मैंने आपको बताया 2006 का है, उससे पहले ना 1975 में पंजाब में सर्कुलेशन आया था जिसके तहत 50% रिजर्वेशन था। बट इस 50% रिजर्वेशन में भी 2006 में सरकार ने एससी के अंदर अलग डिवीजन कर दिए, जो कि मैटर मैटर हमारा बढ़ गया, और मैटर बढ़ने के बाद कोर्ट में चला गया। और कोर्ट में आंध्र प्रदेश के अंदर सिमिलरली ऐसा केस आया था जो मैंने आपको बताया, और इसे स्टक डाउन कर दिया गया था, मैंने इसे सुना नहीं गया था। ये कहेगा कि एससी एक होमोजेनस कम्युनिटी, इसके अंदर भी आप सब कैटेगराइजेशन मत कीजिए। लेकिन अब देखो ये जो मुद्दा है ना, जो मजहबी सिख और वाल्मीकि कम्युनिटी का था, ये मुद्दा भी गया था कहाँ पे, आपके पंजाब हाईकोर्ट में 2006 में, वहाँ इसे स्टक डाउन किया गया। लेकिन 2020 में इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच का गठन हुआ, आर्गुमेंट चले हैं, अब नतीजा आने वाला है। और इसमें हम नए पॉइंट को ऐड करेंगे, और वो पॉइंट होगा जो जो सानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस है, जिसके तहत ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनली हम कहें जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके अंदर जो सब कास्ट हैं, ओबीसीज के अंदर कितने सारे सब कास्ट हैं, और सब कास्ट को अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है, और उनके बीच जो ओबीसी का रिजर्वेशन है 27%, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी इसका हवाला दिया जा रहा है कि देखो ओबीसी के अंदर जो आपने जजमेंट दिया है ना, 27% जो रिजर्वेशन रखा है, वो रिजर्वेशन ओबीसी के अंदर डिफरेंट लेवल पे बटा हुआ है। तो उसी आधार पे, उसी प्रिंसिपल्स पे सब कैटेगराइजेशन हो सकता है आपकी एससी कम्युनिटी का। और ये जो पहले का केस था, अगर हम बात करें यहाँ पे, जो पहले का केस था आंध्र प्रदेश के जस्टिस छिनप्पा रेड्डी और वर्सेस हम देखेंगे कि जो केसी वास्था वसंत केसी वसंत है, सॉरी यार, केसी वसंत कुमार, और जो अदर हमारे स्टेट ऑफ कर्नाटका 1985 का जो केस है, उसके अंदर भी ये बताया गया है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, राइट, उनके अंदर फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सके ऑल सेक्शन का। तो बैकवर्ड क्लासेस तो बहुत सारे हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, तो फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सके। ये बात अगेन इस बात को इंश्योर करता है कि एससी के अंदर जो अलग अलग सब कैटेगराइजेशन है, उनका फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यानी अगर कोई एससी के अंदर भी बहुत पिछड़ा है तो उसको अलग से मिलना चाहिए रिजर्वेशन। अब फिर बात आ जाती है ना
आर्टिकल 341 की। तो 341 क्या कहता है? 341 के तहत पावर है प्रेसिडेंट को ही कि वो एससी के अंदर कौन सी कास्ट को जो है इंक्लूड करेंगे, कौन से कास्ट कम्युनिटी एथनिक ग्रुप को वो एसटी से या एससी से बाहर निकालेंगे। ये काम गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं। राइटर ये कहते हैं कि इसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि सबकी रक्षा के लिए, स्पेसिफिकली जो एससी कम्युनिटी है उनके अंदर जो कास्ट है, अलग अलग ग्रुप्स है, अलग अलग कम्युनिटी है, उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके, इसको इंश्योर करने के लिए इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देखो चाहिए में तो कुछ भी हो सकता है ना, राइटर के चाहने से तो बहुत कुछ नहीं हो सकता। हम लोग भी रोज चाय की दुकान पर डिस्कशन करते ये होना चाहिए, बट नहीं होता है ना। तो देखो पॉइंट्स हैं, आपको पॉइंट्स गेन करने हैं, बट बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स तो मेरे भी दिमाग में आते रहते हैं यार, जब राइटर लिखते हैं तो थोड़ा तो ऐसा ही बनता है ना। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 14 और 16 की, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, और आर्टिकल 16 क्या कहता है? 16 जो है वो बात करता है जॉब के अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, हिस्टोरिकली जो आपके डिस्क्रिमिनेशन हो चुके हैं कास्ट के आधार पे, जो ट्रीटमेंट हुआ है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ठीक करने का समय, ऐसा राइटर कहते हैं। राइटर का ये मानना है कि जो रिजर्वेशन का मतलब है वो इक्वालिटी ही प्रोवाइड करवाना नहीं है, इक्वालिटी एकमात्र टूल नहीं है, बल्कि ये हिस्टोरिकली जो इनजस्टिस हुआ है उसको ठीक करने का, मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का और अपने साथ खड़ा करने का मौका है। गवर्नमेंट्स की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि स्टेट ऑफ केरला वर्सेस जो अदर, यार ये ना बहुत सारे केसेस इसमें दिए हुए, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस जो अदर्स हैं, 1975 का जो केस है ना, उसमें ये बोला गया है कि इम्पावर करना रिजर्वेशन दे करके केवल एकमात्र ड्यूटी नहीं है राज्य सरकार की, बल्कि ये इंश्योर करना कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो इफेक्टिव तौर से लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं। जो रिजर्वेशन प्राप्त करने में भी जो मार्जिनलाइज सेक्शन बच जा रहे हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे रेटिफाई किया जाना चाहिए, और ये स्टेट की ड्यूटी है, मतलब स्टेट की ड्यूटी बताया है इंश्योर करना इक्वालिटी को। तब कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम बात करें तो राइटर का जो है ना मन, विचार, आत्मा सब अभी बदल जाता है। अभी तो राइटर ने अच्छी अच्छी बातें कही है, अभी यहाँ पे राइटर एकदम से बदल जाते हैं, बोलते देखो वो तो सब ठीक है कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, एससी के अंदर जजमेंट आने वाला है, बट स्पेसिफिक कास्ट लाइक वाल्मीकि और जो मजहबी सिख है इनके बीच में डिस्टिंग्यूज करके एससी के अंदर मिलना चाहिए। बट मेरिट भी कुछ होना चाहिए, मेरिट लेवल पे ही प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये लार्जर ऑब्जेक्टिव है जो इंश्योर करेगा फेयर ट्रीटमेंट को। आई बात समझ में? तो यहाँ पे फिर मेरिट बेस पे आ गई बात, देखो कहीं ना कहीं बात तो फिर मेरिट बेस पे आ ही जाती है। तो यहाँ पे मेरिट बेस का मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियली और वो पढ़ा लिखा, मतलब जो सही में डिजर्व करता है उसको तो मिलना ही चाहिए ना। उसके बाद हम देखेंगे कि राइटर का ये सजेशन है कि कोर्ट का ये रोल होना चाहिए कि वो इंश्योर कर सके कि इक्वालिटी, जो एससी और एसटी कम्युनिटी है उनके लिए जो डिस्क्रिमिनेशन हो चुका है पास्ट में उसको ठीक करने का एक अच्छा मौका है। तो इस पे काम करना चाहिए ताकि जो हमारा टूल्स है रिजर्वेशन का वो एससी एसटी जो हमारी कम्युनिटी है उनको एम्पावर करने में हम यूज़ कर सके और हिस्टोरिकली इनजस्टिस को ठीक कर सके। तो ये सजेशन कम हम कह सकते हैं कंक्लूजन था। और जो दूसरा हमारा न्यूज़ था ना अर्बनाइजेशन का, ये बड़ा अपने आप में मस्त है, मतलब कैसे मस्त है। देखो राइटर का ये कहना है कि इस अभी रिसेंटली दो बड़े काम हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना, अर्बनाइजेशन में। नंबर वन तो न्यू पार्लियामेंट बना, नंबर टू जो है श्री राम मंदिर टेम्पल बना। तो ये दो जो काम हुए हैं, एक धर्म का इंस्टीट्यूशन है और एक जो है राजनीति का इंस्टीट्यूशन है। एक राजनीति का मंदिर है, दूसरा धार्मिक मंदिर है। दोनों ही जगह पूजा होती है, एक जगह जनता भगवान है और एक जगह लॉर्ड राम भगवान है। दोनों ही में सरकार ने बहुत खर्च किया, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट थे, मतलब मजा आ गया ना। उसके बाद राइटर ने यहाँ पे ना क्या किया है, राइटर ने यहाँ पे ना डिस्कशन किया है
डिफरेंस किया है। जो अंग्रेज का टाइम पीरियड था, जो कॉलोनियल इरा था उस टाइम पे, और जो आज के टाइम में सिटी बने हैं। और देखो यहाँ भी ना, अगर पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो एसेंस निकल के आएगा। क्या एसेंस निकल के आएगा? कॉलोनियल इरा। या भैया, कॉलोनियल इरा मतलब गुलामी वाला टाइम, और अभी ना बीजेपी का टाइम चल रहा है। राइटर कहना क्या चाहते हैं ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, मैं खुल के नहीं बोल सकती हूँ। ना अभी यहाँ पे देखो, मतलब कभी कभी ना मजे लेने चाहिए, तो ये वही चल रहा है। देखो अभी यहाँ कॉलोनियल टाइम पीरियड में जब डेवलपमेंट होता था, लोग ना गांव से शहर की तरफ भागते थे जॉब के लिए। और गांव से शहर की तरफ आने वाले लोगों के लिए शहर में अलग अलग तरीके का ना व्यवस्था होता था। लाइक घर, या घर में मॉडर्नाइजेशन, आर्किटेक्चर, कल्चर, लिटरेचर, बिहेवियर, राइट, इन सब चीज़ों पे खर्च होता था। मतलब शहर कैसा होगा, कहाँ बस्तियाँ बसेगी, कहाँ से रोड जाएगा, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। इवन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने रिफ्यूजीज को बसाने के लिए और अलग तरीके से जो सेटअप था सिटी का, स्पेसिफिकली दिल्ली का, इसके डिज़ाइन के लिए जो है इन्होंने हबीब रहमान को जो है नियुक्त किया था, ताकि वो डिज़ाइन कर सके इम्पोर्टेंट बिल्डिंग का नेशनल कैपिटल्स के अंदर। ठीक है। और ये मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके मास प्रोडक्शन किया जा सके। टेक्निकली दिमाग जो है, मैंने चीज़ों का मटेरियल का यूज़ करके हम मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी और चीप गुड का इस्तेमाल करके हम नई नई व्यवस्थाओं को डेवलप कर सके। ये नेहरू के टाइम पीरियड में हुआ था। जबकि अभी के टाइम पीरियड में डेवलप किया जा रहा है अयोध्या, काशी, पुष्कर। और जो लोग हैं वो शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं, ऑन द नेम ऑफ व्हाट? नॉट जॉब, ऑन द नेम ऑफ पिलग्रिम्स, कल्चर, लिटरेचर, राइट। और यहाँ पे उपासना के लिए लोग जा रहे हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए लोग जो है गांव से, सॉरी, शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक था जो राइटर ने कंपैरिजन किया है। और देखो, राइटर का ये कहना है कि पहले जो चीज़ें डेवलप्ड हो रही थी वो स्पेसिफिकली जैसे थिएटर्स, कल्चर, आर्ट, इन सब चीज़ों पे खर्च हो रहा था, राइट। लोकल चीज़ों पे, लोकल चीज़ों का डेवलपमेंट किया जा रहा था। लेकिन राइट नाउ अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं, राइट। अभी जो वर्क प्लेस है उस पे खर्च नहीं हो रहा है, अभी यात्रा पे, पिलग्रिम्स पे, है ना, इन सब चीज़ों पे सरकार खर्च कर रही है। देखो ये कितना बाइसनेस वाला पॉइंट भरा हुआ है। देखो, ऑल्दो सरकार पिलग्रिम्स जो हब्स हैं उनको बढ़ा रही है, कहने का मतलब सरकार टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ा करके टूरिस्ट इकोनॉमी जनरेट कर रही है, ये बात तो सबको पता है, छुपी बिल्कुल भी नहीं है ना। साइड बाय साइड सरकार रेलवे, है ना, उसके बाद हमारा जो एरोप्लेन्स है, ये इवन जो हमारा इतना सारा ब्रिज बन रहा है, इतने सारे रोड्स बन रहे हैं, राइट, वाटरवेज जो हमारा इतना सारा डेवलप्ड हो रहा है, सब जो है हमारी लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है ना। उसके बाद जो हमारे पुराने पुराने शहर हैं, जो हेरिटेज है, उसको सरकार अच्छा कर रही है, उसको टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर रही है और यहाँ से इकोनॉमी जनरेट की कोशिश कर रही है। इवन सरकार जो है हमारे राज्यों से कोई जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ से कम वन प्रोडक्ट खरीद सके, ऐसा भी सरकार जो है इनिशिएटिव लेके रखी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी प्रोविजन है, तो कुल मिलाकर के इकोनॉमिकली डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। बट राइटर ने इस पॉइंट को उठाया, तो निगेटिव पॉइंट के लिए ये अच्छा आप यूज़ कर सकते हो। राइटर ने साथ साथ ये बताया कि पहले शहर बनता था भिलाई, राउरकेला, है ना, चंडीगढ़, जिसमें ना डेवलपमेंट होता था, इंडस्ट्री बनते थे। अभी के टाइम में वैसा नहीं हो रहा है। अभी सरकार कुछ अलग चीज़ों पे, अयोध्या पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। तो अयोध्या से रिलेटेड ही सारे पॉइंट्स है कि कितने ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक का एक एस्टीमेट है कि 840 बिलियन डॉलर जो है नेक्स्ट 15 ईयर में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट खत्म खर्च करेगी, जो कि सबसे ज़्यादा होगा रिलीजियस गुड्स पे, यानी धार्मिक चीज़ों पे। तो ये एक राइटर का जो है वो एक मतलब नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं, बाद में कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो कुल मिलाकर के ये आर्टिकल अर्बनाइजेशन में किस तरीके का चीज़ आज के डेट में डोमिनेट कर रहा है, ये पॉइंट्स था। नाउ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन प्लान इन इंडिया, डिस्कस लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू रिलेटेड टू दिस आइडिया। ये आपको अटेम्प्ट करना है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।